तो आपको मेरी बात यह समझ में आ चुकी कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है वो हमारी प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, जिस पर हम मेन काम फोकस करते हैं, हमारा मेन काम होता है। जो आपको इसको अलग अलग डिस्क्लोजर करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर, अमाउंट पर, बिजनेस के साइज पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि मुझे इसे अलग करना है या नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सैलरी में बोनस दिया, इंप्लॉइज के बेनिफिट दिए, क्या मैं इन सारों को जोड़कर सीधा इंप्लॉय कॉस्ट लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, आपको ये सोचना होगा। लेकिन इन्होंने 8 से 10 बातें बता रखी है ऑर्डिनरी एक्टिविटी की। कहते जो इंपॉर्टेंट ही हैं, चाहे आपकी अमाउंट 2 रुपए की हो, चाहे लाख रुपए की हो, चाहे जितनी की मर्जी हो, इसको तो अलग से ही दिखाना होगा, कुछ मर्जी हो जाए। चाहे ये डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। तो पहले ऑर्डिनरी एक्टिविटी समझ में आ गई आपको। ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। इसका डिस्क्लोजर कैसे करना है डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर, साइज ऑफ बिजनेस पर और साइज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व पर, कितनी अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। हां, आपको कुछ बातें जरूर बताएंगे जिसके अंदर आपको ना अमाउंट देखनी, ना इसका बिजनेस का साइज देखना, ना नेचर देखना, आपको वो डिस्क्लोजर तो करने ही करने हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? जैसे डिस्क्लोजर में क्या रिवर्सल, पहले इतनी बात लिखवा देता, शुरू करते हैं एएस को। लिखो AS5 थ्योरी में, AS5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, या एक काम करो, भी नाम ना लिखो आप, रुक जाओ नाम पे, AS5 लिखो, भी नाम लिखवाता हूं। यहां लिखना शुरू करो पहले, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और भी है, दिस कवर ऑर्डिनरी एक्टिविटी, दिस कवर एनी एक्टिविटी which are undertaken by enterprise, which are undertaken by enterprise as part of business, as part of business। कोई भी एक्टिविटी जो एंटरप्राइज करती है अपने बिजनेस का पार्ट के रूप में, मेन पार्ट इसे मानकर चलती है। एंड और भी एक्टिविटीज, सच रिलेटेड एक्टिविटीज in which enterprise engaged in furtherance of these activities। मैं इसका मैंने बताता हूं क्या होता है। ऐसी रिलेटेड एक्टिविटीज जिसमें एंटरप्राइज लगी हुई है फोर्थ को तो बढ़ाने के लिए, ऑफ दीज एक्टिविटीज, मतलब हम अपनी बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए भी अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो भी इसमें कवर्ड है।
मैं इसमें ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहता, मुझे तो इसकी पहले वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगती है। क्या है जल्दी? प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्लियर? जो प्रिंसिपल रिवेन्यू, इसके डिस्क्लोजर किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्क्लोजर सेपरेट डिस्क्लोजर आप सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे, किसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह की है। अब चोरियां हो रही हैं, बताओ ना, ये तो अलग से बताना चाहिए चोरियां हो रही है फर्म के अंदर। और साइज ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है आपका? बिजनेस करोड़ों रुपए का, 2-3 रुपए का हिसाब है, क्या बताना? साइज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि आपको इनको सेपरेटली अलग हेड बनाने होंगे अपने P&L अकाउंट में। किन बातों पर? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देने ही देने हैं, आपको अमाउंट से कोई मतलब नहीं। मैं वो बातें आपको भी समझाऊंगा और एक एक बात पे डिस्कशन करूंगा। एक है रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। मतलब समझो, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन का, हमने पिछले साल हमारी सेल थी 1,000 रुपए की, हमें लगता था हमारे पैसे डूब जाएंगे 20 रुपए, हमने यहां प्रोविजन बना दिया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20 रुपए। बताओ मेरे इससे प्रॉफिट कम हुए या नहीं हुए? पक्की बात है मेरे इससे प्रॉफिट कम हुए। खर्चे और भी होंगे, मैंने और खर्चे नहीं लिखे, मान लो 70 रुपए के खर्चे हैं, 20 का प्रोविजन बना दिया तो प्रॉफिट कितने बच गए? 10। क्लियर? अगले साल जिस आदमी के लिए प्रोविजन बनाया तो वापस दे गया मेरे पैसे, कहता भाई साहब अपने पैसे पकड़ो, मैं तो वैसे उसको शैतान आदमी समझ रहा था, पैसे वापस दे गया। तो जो मैंने प्रोविजन बना रखा था मुझे उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। अब मैं अपने यहां पर क्या करूंगा, इस साल की सेल 1,000 रुपए, अगले साल की नेक्स्ट ईयर की कह रहा हूं ये, अब मुझे ये प्रोविजन रिवर्सल करना पड़ेगा, मुझे इसको जोड़कर नहीं दिखाना, इससे प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है। मुझे यहां लिखना पड़ेगा बाय रिवर्सल ऑफ प्रोविजन 20 रुपए अलग से शो करना होगा, आप इसे जोड़कर नहीं दिखा सकते। अभी आप समझ गए, आज जो एक्सपेंसेस 70 के हैं तो इस बार प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 50 रुपए का। सबको समझ आना चाहिए, ये 20 रुपए का जो प्रॉफिट था ये पिछले साल का प्रॉफिट है वैसे तो, पर नॉर्मल एक्टिविटीज में हमें प्रोविजन बनाने पड़ते, खतरे के लिए पैसे बनाने पड़ते हैं। खतरा टल गया, वापस इनकम बन गई, ताकि सबको नजर आए ये इस साल के कमाए हुए पैसे नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए रिवर्सल ऑफ प्रोविजन अगर है, चाहे इसका नेचर, मुझे अमाउंट इन्वॉल्व कितनी है मुझे मतलब नहीं है, बिजनेस का साइज क्या है मुझे मतलब नहीं है, ट्रांजैक्शन का नेचर तो मुझे पता ही है, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, मुझे इसके सेपरेट डिस्क्लोजर करने ही करने होंगे, मुझे ये अलग से लिखना ही लिखना होगा। मैं इसे किसी दूसरे हेड में, अदर इनकम में, मिसलेनियस इनकम में जोड़कर नहीं लिख सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे मुझे इन्होंने 8 से 10 पॉइंट बताए हुए हैं जिनके आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देने ही देने हैं। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी चल रही है अभी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको इसी पे, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन पे एक एग्जांपल। अभी लिखना मत, ब्लू पेन से मत लिखना, रेड पेन वाले लिखवाऊंगा एग्जांपल। मेरे पास ना इस साल 2025 में
मैंने एक आदमी से पैसे लेने थे 25 लाख रुपए, मुझे लगा वो देगा नहीं, मैंने प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25 लाख। कुछ गलत किया क्या? प्रूडेंस अप्रोच है, फॉलो किया, 25 लाख का प्रोविजन बना दिया। 2026 में वो आदमी पैसे दे गया तो रिवर्सल करना पड़ेगा। उल्टा एक आदमी और था, देखो एक भाई बात सुनो, यहां पर एक आदमी था मुस्कान, मैंने मुस्कान से लेने थे 25 लाख, मुझे डाउट हो गया ये पैसे देगी नहीं, बार बार जाता हूं इसे बस पैसे मांगने, अपनी गन पे हाथ रख के बैठ जाती है, कहती है देखा हमारे पास गन है, देखा हमारे पास, कह कुछ नहीं रही, बस यही कह रही है हमारे पास गन है। मैंने कहा पैसे दे तो कह देंगे जी। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मुझे मन मन में डर लग रहा है। बात समझ में आ गई? तो मैंने प्रोविजन बना दिया, सही किया मैंने। अगले साल मैं तो बेकार में डर रहा था, मुस्कान फिर आई, कहती हमारे पास गन है, मैंने कहा तो ठीक है, कहती 25 लाख ले लो अपने, मेरे को 25 लाख देगी वापस। अब बताओ प्रोविजन तो बेकार हो गया वो वाला। उल्टा इस बार एक और व्यक्ति है, रामू, रामू से मैंने 23 लाख लेने हैं, वो गन दिखा रहा है इस बार, बार बार कह रहा है हमारे पास गन है, हमारे पास गन है। अब मुझे इसमें डाउट हो गया, मैंने कहा चलो प्रोविजन 25 का पहले बना तो रखा ही है, रामू की वजह से कितने का बनवाना है? 23 का, 2 का वापस कर लेता हूं, नेट कर देता हूं। नहीं समझ में आई बात? या फिर मान लो मैंने इसे 27 लाख लेने हैं, 25 का तो प्रोविजन पहले बना ही रखा है, मैं 2 का और बना देता हूं। एएस कहता है ऐसा नहीं कर सकते, आपको रिवर्सल और प्रोविजन अलग दिखाना पड़ेगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25 का, और जो इस साल प्रोविजन बना रहे हो 27 का वो अलग दिखाना पड़ेगा, या इस साल 23 का बना रहे हो तो अलग दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे नेटिंग ऑफ थोड़ी ना कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली कह रखा है ऑर्डिनरी एक्टिविटी में अमाउंट और नेचर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है तो सेपरेट डिस्क्लोजर करने होंगे। आप तो नेट लिख दोगे, डिसीजन मेकर को कैसे पता चलेगा? वो तो बेचारा अकाउंट समझ नहीं पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन आपको अलग ही दिखाना है, ठीक है। और बताता हूं मैं, और कौन रिवर्सल ऑफ प्रोविजन समझ में आ गया? अगली बात बताता हूं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस हुए हैं, चाहे वो 100 रुपए के हुए हों, अगर आपको फिक्स एसेट्स बेचने से प्रॉफिट हुए तो अलग दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुए तो अलग दिखाओगे, लॉस हुए हैं तो अलग दिखाओगे। इसको किसी भी हेड के साथ मर्ज नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कहते मिसलेनियस खर्चे उसमें जोड़ दूं, लॉस लूस सब कुछ ना जी, आपको अलग से। मैंने कहा ये 2 रुपए का, कह रहे कोई बात नहीं, कुछ भी अमाउंट हो, ये तो डिस्क्लोजर अलग देने ही देने होंगे। कई आदमी तो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ के बैठ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये नॉन फ्रिक्वेंट है। नॉन फ्रिक्वेंट का मतलब रोज रोज नहीं होती, पर बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ये। जैसे मैं बताता हूं, अभी ऊपर ना हमारा इन्वर्टर खराब हो गया, मैंने अभी अभी नए इन्वर्टर रखवाए हैं सारे। अब जो पुराने बैटरी थे वो बेच दिए, उसकी जगह नए बैटरी रखवा दिए। अब क्या ऐसा रोज रोज होता है क्या? तो क्या ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है? ये बिजनेस की एक्टिविटी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होती है जो बिजनेस की एक्टिविटी ना हो, अचानक ही कुछ हो जाए। ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है, 3-4 साल में ऐसा करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, पर नॉन फ्रिक्वेंट नेचर है, बार बार नहीं होती। मेरी बात समझ में आई? नॉन फ्रिक्वेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेची, या चलो फिक्स एसेट्स बेची, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ 1000 का, क्लियर। अचानक उसके वहां पर फायर हुई, फायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, वो फ्रिक्वेंट नेचर नहीं है, फायर होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है।
तो उसके यहाँ पे फायर हुई, वहां पे 700 रुपए का लॉस आ गया। मैंने क्या किया, माइनस की इसमें से फायर 700 रुपए की, मैंने कहा 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैंने ये तो किसी को दिखाया नहीं, मैंने अपने P&L अकाउंट बनाया और वहां लिख दिया बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 300। आपको लगता नहीं धोखा कर दिया किसी के साथ? मुझे बताना चाहिए था कि भाई साहब आग के कारण इतना है और फिक्स एसेट बेचने के कारण इतना प्रॉफिट हुआ मुझे। आप ऐसे कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते। वो कह रहे जी छोटी मोटी अमाउंट है, चाहे भाई साहब 2 और 2 रुपए की अमाउंट हो, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, कोई नेटिंग नोटिंग ऑफ नहीं होगी, कोई किसी में नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल सेपरेट डिस्क्लोजर्स आएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? पक्का ना? चलो दोबारा बोलो। हाँ, सभी एंटिटीज के लिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिस्क्लोजर तो करने ही करने होंगे। चाहे बिल्कुल स्मॉल 2 रुपए हो, चाहे मैं तो 2 रुपए कह रहा हूं तब भी लिखूंगा अलग से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 2 रुपए। बात समझ में आ गई आपको मेरी बात? कोई डाउट है किसी को? आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा था ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होती है, जो प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहते हैं। वैसे ये दूसरी लैंग्वेज में है कि जो इसमें एक्टिविटी एंटरप्राइज कर रही है पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए, और ऐसी संबंधित एक्टिविटीज जो एंटरप्राइज कर रही है फोर्थनेस को मतलब बढ़ाने के लिए ऑफ एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं आपको। वो बाबा तो देखे हुए ना अपने जो सत्संग करते हैं, या जो किसी का नाम बताओ, रामदेव, निर्मल और ज्ञानानंद और राधा स्वामी, ऐसे बड़े सारे हैं। अब आप मेरी बात समझो, इनका मेन फोकस तो अपना प्रचार करने पे है, मेन फोकस तो वही होना चाहिए, लेकिन अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए ये और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे वो गौशाला खोल दी, लोग वहां आएंगे देखेंगे कि ये गौओं की सेवा करते हैं, तो अपने मेन प्रचार वाले काम को बढ़ाने के लिए और संबंधित एक्टिविटीज करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो एक तो ये एक मेन पार्ट ऑफ बिजनेस है, एक उनको बढ़ाने के लिए अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं तो इनके डिस्क्लोजर किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो अमाउंट कुछ भी हो, बिजनेस का साइज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट डिस्क्लोजर ही देने होंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ गया? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। और बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं छोटा सा। हुआ यूं, इस साल मेरे बेड डेट्स हो गए 5 लाख के, बेड डेट्स हो गए 5 लाख के, P&L अकाउंट में आने चाहिए। अचानक मेरे कोई पुराने बेड डेट्स हो गए थे, वो रिकवर हो गए, बेड डेट्स रिकवरी हो गई 2 लाख रुपए की। मैंने उठाया बेड डेट्स में से बेड डेट्स रिकवरी लेस की और कहने लग गया 3 लाख के बेड डेट्स हुए। गलत, मुझे बेड डेट्स अलग दिखाने पड़ेंगे और बेड डेट्स रिकवरी अलग दिखानी पड़ेगी। आप समझो ना, बेड डेट्स इस साल का खर्चा, बेड डेट्स रिकवरी पुरानी इनकम है, साफ दिखनी चाहिए, तभी तो कोई डिसीजन ले पाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और बताऊं, आपके पास कुछ भी चोरी हुआ हो, कोई भी चोरी हुई हो आपके बिजनेस पे, कैश की, गुड्स की चोरी हुई हो, लॉस्ट हो गए हो, आपको ये सेपरेट दिखाने होंगे, आप अलग से करके नहीं दिखा सकते। कैशियर 1 लाख रुपए चोरी करता जा रहा है हर महीने, कैशियर ने 1 लाख रुपए चोरी कर लिए, कैशियर ने 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। कंपनी ने क्या किया, किसी को पता ना चले, यहां लिखा सैलरी, सैलरी थी 5 लाख की, उसी में 1 लाख जोड़ा और कहने लगे 6 लाख का खर्चा सैलरी का। गलत है।
अगर चोरी हो रही है कैश की, आपको सैलरी अलग दिखानी होगी और लिखना होगा लॉस बाय थेफ्ट 1,00,000 रुपए। आपको अलग से डिस्क्लोजर देना होगा, आप डिस्क्लोजर इकट्ठा कर ही नहीं सकते। मैं और बताता हूं इसमें एग्जांपल। हमारा ना 10 लाख रुपए का सामान रास्ते में आता हुआ चोरी हो गया। रास्ते में सामान आ रहा था, 10 लाख का चोरी हो गया। तो हमारी चोरी कितनी हुई? 10 लाख की। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था रास्ते में आने वाले सामान का। मैं तो पैसे किससे लूंगा? इंश्योरेंस कंपनी से। मैंने इंश्योरेंस कंपनी में केस डाल दिया। मैंने कहा भाई साहब मेरा 10 लाख का सामान चोरी हो गया, दे दो। मुझे क्लेम मिला 12 लाख का। मैंने झूठ बोल दिया, उनको ज्यादा का क्लेम ले लिया, मुझे प्रॉफिट हो गया 2 लाख का। मैंने इसको अलग अलग नहीं दिखाया। मैंने क्या किया? मैंने किसी को क्या बताने की जरूरत है, बाय क्लेम 2 लाख रुपए। गलत है ये। आपको लॉस बाय फायर अलग ही दिखाना होगा, लॉस गुड्स इन ट्रांजिट। आपका कैश लॉस्ट हो, आपके गुड्स लॉस्ट हो, आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करने ही करने होंगे, कोई नहीं रोक सकता। आपको यहां लिखना चाहिए था गुड्स इन ट्रांजिट 10 लाख, बाय क्लेम 12 लाख, ताकि सबको पता चल पाए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आप मेरी एक बात समझे, मैंने अभी तक क्या क्या बताया। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, सेपरेट डिस्क्लोजर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, सेपरेट डिस्क्लोजर्स। कैश ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट हो जाए, सेपरेट डिस्क्लोजर। अब आपके स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जाए तो भी सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आता है। मेरे पास 1,000 रुपए का एक सामान था, 1,000 रुपए का एक सामान था। मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक था 2,000 रुपए। एक ए सामान था मेरे पास, एक बी सामान था। मेरे पास एक पेन था, एक पेंसिल थी, दोनों 1,000 रुपए के थे। तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 2,000। ये सामान मार्केट में बिकता है, ये वाला सामान तो 1,200 का बिकता है, ये वाला सामान 800 का बिकता है। ठीक है। रियल में स्टॉक की वैल्यू की जाती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। AS2 में समझाऊंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 800। टोटल कितना हो गया? 1,800। मैंने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 1,800 रुपए। यह गलत है। आपको लिखना होगा ए तो ठीक है 1,000 रुपए, जिसकी वैल्यू डाउन हुई है उसको अलग से दिखाना होगा 800 का, तब 1,800 लिखना होगा। अगर आपके किसी स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू डाउन हो गई है तो आपको उसका अलग डिस्क्लोजर करना होगा कि मेरा एक स्टॉक बेकार हो गया है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? तो आपको ये तो देने ही देने होंगे डिस्क्लोजर। कौन कौन से? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कैश गुड्स लॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, स्टॉक वैल्यू डाउन हो जाना, और लीगल एक्सपेंसेस, लिटिगेशन सेटलमेंट कर लेता हूं। लिटिगेशन सेटलमेंट, मेरे ऊपर एक केस चल रहा था 5 लाख रुपए का, मैंने देने हैं। वो आदमी आया, मैं उसके पास गया, मैं कहा भाई साहब 2 लाख में सेटल करो ना, क्यों परेशान कर रहे हो, खत्म करो काम को। अगर आपकी कोई लिटिगेशन सेटलमेंट हुई है तो उसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा। आप ऐसा नहीं कि उसको किसी भी खर्चे के बीच में मिक्स करके चलो जी चलने दो। लोग छिपाने की कोशिश करते हैं इन बिजनेस में। आप बहुत सोच के देखो ना, मैंने किसी से सेटलमेंट की, मैं छिपाने की कोशिश करूंगा कि मैंने सेटलमेंट कर रही है, लेकिन अकाउंट्स कहती है आपको वो अलग से दिखाना है। क्लियर? और बताता हूं, लेजिस्लेटिव चेंजेस, मतलब
पुराने टाइम से किसी कानून में चेंज आ गया, उसकी वजह से मुझे पैसे भरने पड़े, आपको अलग से ही दिखाना होगा। मैं पुराने टाइम से लोगों को 1000 रुपए वेजेस देता आ रहा था, अचानक एक चेंज आ गया बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ने कहा पिछले 5 साल से जिस भी आदमी को आपने 1000 रुपए दिए उसको 200 रुपए और बढ़ा के दो। मैं हर पूरे 5 साल की सैलरी 200 रुपए बढ़ा के दे रहा हूं। पिछले ऐसा आता है चेंजेस, पूरा उन्हें बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज आ जाना, पुराने टाइम से चेंज आ जाना। मैं आपको मैं किराया दे रहा था, से चेंजेस नहीं आएगा ये। मैं वेजेस एक्ट है, मैं अपने हर साल, मैंने पिछले साल 1000 रुपए सैलरी दी, उससे पिछले साल 1000 दी, अगला साल आया मैंने 1000 रुपए सैलरी दी, इन लोगों ने गवर्नमेंट में केस कर दिया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 1000 रुपए सैलरी नहीं हो सकती, 1200 देनी होगी। मैं इस साल तो 1200 दूंगा ही, गवर्नमेंट कह रही है ना 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 पुराने टाइम से चेंज करके दो, मतलब इसकी भी 200 रुपए एक्स्ट्रा, इसकी भी 200 रुपए एक्स्ट्रा, जो आपने नहीं दी वो भी दो इनको, तो 400 रुपए मुझे देने पड़े। तो जो 400 रुपए देने पड़े मुझे ये अलग से दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 400 रुपए चेंजेस की वजह से आए, कानूनी चेंजेस की वजह से आए। आपको समझ में आ गया किस किस को आपको अलग शो ऑफ करना होगा, किस किस को? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड गुड्स लॉस्ट, स्टॉक वैल्यू डाउन हो जाना, लिटिगेशन चार्ज और सेटलमेंट्स, और लेजिस्लेटिव चेंजेस। इनको तो आपको अलग से ही दिखाना होगा, आप मना कर ही नहीं सकते। मैं इसको थ्योरी में लिखवाता हूं, फिर एग्जांपल लिखवाऊंगा। सेपरेट डिस्क्लोजर हो गए कि हमें इस चीज पे डिपेंड करती है। अब आप लिखो सेपरेट डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड, इनके तो सेपरेट ही डिस्क्लोजर देने होंगे। अमाउंट नोट मैटर, इनकी अमाउंट कितनी है कोई मैटर नहीं है। कौन कौन से? फर्स्ट, चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन, मतलब पुराने टाइम से चेंज हुआ है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, लिटिगेशन सेटलमेंट कह लो, कोई भी लिटिगेशन सेटलमेंट्स हुई हैं। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कैश और गुड्स लॉस्ट। आप एक कैश और गुड्स की चोरी हो गई है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ऐसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव यहां पे छोड़ दो, आप लिखो अगला। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अप टू एनआरवी, रिटर्न डाउन वैल्यू जो आप एनआरवी तक लेकर आए हैं। इन पर एग्जाम्पल लिखते हैं। आप लगभग टोटल 4 पेज छोड़ेंगे, टोटल 4, 3 छोड़ दो, ज्यादा 6 पेजों में आ जाएगा। 3 पेज मैक्सिमम, 3 पेज मतलब 6 हो गए आगे पीछे, 6 भी ज्यादा ही हो जाएंगे, 2.5 कर दो मतलब 5 पेज। फिर लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल नंबर 1।
नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड provided for doubtful debts to the extent of rupees 23 lakhs 3 years back। 3 साल पहले नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड ने 23 लाख रुपए का प्रोविजन बनाया था। दिस अमाउंट हैड सिंस बीन कलेक्टेड इन करंट ईयर। ये अमाउंट कलेक्ट हो गई है करंट ईयर में। अनदर डेट of rupees 25 lakh required प्रोविजन। एक और डेट है 25 लाख रुपए का प्रोविजन चाहता है। कंपनी नेट ऑफ and make a provision of rupee 2 lakh। give your views। आप अपने व्यूज दे। आप मुझे बताओ क्या सही ट्रीटमेंट है? नहीं। क्यों? AS5 क्या बोलता है? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन डिफरेंट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर। सॉल्यूशन wrong treatment। reversal of provision required separate disclosure as per AS5। AS5 कहता है कि आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगला एग्जांपल समझ में आ गया? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन का एग्जांपल समझाने की जरूरत है क्या? और करना क्या होगा? इसको 25 लाख रुपए जो पुराना प्रोविजन था 23 लाख रुपए, इसे इनकम बनाना होगा। जो नया प्रोविजन है 25 लाख रुपए, उसे खर्चा बनाना होगा। आप नेट 2 लाख रुपए का नहीं कर सकते। ओके, अगला एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड sold land and earn profit 10 lakh। A fire occurred in the factory and shadow factory lost due to fire of rupees 6 lakhs। Company show net income 4 lakhs as 4 lakh। give your views। अपने व्यू बताएं। बताओ ठीक किया या गलत किया? रॉन्ग ट्रीटमेंट है भाई साहब। 10 लाख रुपए के आपने से बेची थी। वो क्या बोलता है S5 ऑर्डिनरी एक्टिविटी में? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलग से शो होना चाहिए। ठीक है, लिखे रॉन्ग ट्रीटमेंट
एज पर AS5 profit on sale of fixed assets required separate disclosure। अमाउंट पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मेरी बात है, मुझे अमाउंट मैटर नहीं करती हो कि कितनी अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, मैटर ही नहीं करती मेरे लिए सब बातें। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल नंबर 3, रिसीवेबल राइट ऑफ मतलब बैड डेट्स 1000 के, एडवांस रिटर्न बैक बैड डेट्स रिकवरी 3000 रुपये, 2000 रुपये नेट इनकम, नेट इनकम 2000 रुपये नेट इनकम हो गई। गिव यूर व्यूज। क्या इनके सेपरेट डिस्क्लोजर दे सकते हैं? 1000 रुपए के रिसीवेबल राइट ऑफ मतलब बैड डेट्स, एडवांस रिटर्न बैक मतलब बैड डेट्स रिकवरी हो गई मेरी पुरानी, तो क्या मैं इनको नेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं, मुझे अलग अलग डिस्क्लोजर दे। देखो ये पुरानी इनकम है, आप मेरी बात समझो ना, पुरानी इनकम है ये, आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, बेस समझो इसे है इसका सॉल्यूशन। सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज पर AS5 net of not allowed। समझ में आ गई आपको मेरी बात? अगला एग्जाम्पल, कैशियर एम्बेल्जमेंट मतलब चोरी कर रहा है ऑफ ₹2 लाख, कंपनी डेबिटेड डेट लॉस इन सैलरी अकाउंट, कंपनी ने इस लॉस को सैलरी अकाउंट में डाल दिया। नहीं समझ में आई बात? कैशियर चोरी कर रहा है 2 लाख रुपए की और कंपनी ने उसे कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया? सैलरी अकाउंट में। बोलो, गिव यूर व्यू। आप अपना व्यू बताएं, क्या अलाउड होगा ये? ना। सॉल्यूशन, लॉस ऑफ कैश और गुड्स शो सेपरेटली, show separate disclosure as per AS5 so that netting off is wrong। आपने इकट्ठा उसमें जोड़ दिया, ये तो गलत कर दिया आपने। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड 2 types of stock। फर्स्ट, cost 4 lakh, net realizable value 5 lakh। सेकेंड, cost 3 lakh,
नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1 लाख, कंपनी वैल्यूड द स्टॉक ऑफ रुपी 5 लाख। 5 लाख का ही बनेगा ना, 4 और 5 विच एवरेज लेस 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख विच एवरेज लेस 1 लाख, तो 4 और 1 कितना बनेगा 5। एंड शो इन ट्रेडिंग अकाउंट वैल्यू ऑफ स्टॉक 5 लाख। गिव यूर व्यू। क्या कंपनी ने सही दिखा रखा है ना। आपको अगर किसी भी इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन करते हो तो उस इन्वेंट्री को सेपरेट लिखना होगा। देखिए आंसर, इफ राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री up to NRV, then separate disclosure is required। तो हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देने होंगे और कैसे दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ रुपीज 4 लाख, स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख, इस तरह से दिखाने होंगे मुझे अलग अलग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। इंश्योरेंस क्लेम का मिलना अलग दिखाना होता है, ये भी बताया था ना मैंने, इंश्योरेंस क्लेम का मिलना अलग दिखाना है। ये भी एक एग्जांपल लिखवा देता हूं इंश्योरेंस क्लेम का मिलना, फिर अगली बात पर चलेंगे। ऑर्डिनरी एक्टिविटी खत्म। आपको समझ में आ गया किस किस के अलग व्यूज देने होते हैं। रेगुलेटिव चेंजेस, लिटिगेशन सेटलमेंट, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कैश और गुड्स लॉस्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अप टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इनके तो मुझे सेपरेट डिस्क्लोजर ही देने होंगे, बाकी सबके सेपरेट देने या नहीं देने वो डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। बात समझ में आ गई। अब एक और लिख लो इंश्योरेंस वाला, फिर आगे चलते हैं, फिर अगला एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 6। Goods lost in transit rupees 8 lakh। Insurance claim received against these goods रुपी 10 लाख। मुझे इसके अगेंस्ट 10 लाख रुपए मिले। कंपनी क्रेडिटेड इन परचेज अकाउंट रुपी 2 लाख। कंपनी तो कहती 8 लाख का सामान था, परचेज डेबिट होती है ना, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। नहीं समझ में बात भाई। 8 लाख रुपए का लॉस हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख की इनकम हुई, कह रहे हम उससे सीधा परचेज घटा देते हैं, बात खत्म होगी। ये कौन सा तरीका है। आपको लॉस बाय फायर अलग दिखाना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अलग दिखाना पड़ेगा। आप परचेज अकाउंट में तो कुछ भी नहीं कर सकते। आ जाओ सॉल्यूशन। रॉन्ग ट्रीटमेंट। Separate disclosure is required for insurance claim rupee 10 lakh and goods in transit lost rupees 8 lakh। आपको ये दोनों के सेपरेट डिस्क्लोजर देने होंगे जो चाहिए है।
अब मैं आपसे बात करूंगा पीपीआई की, प्रायर पीरियड आइटम्स की। अब मेरी बातों को समझेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स में। करूं शुरू? मुश्किल तो नहीं है ना ये? ऑर्डिनरी एक्टिविटी समझ में आ गई? मुझे ऐसे 5 बातें बतानी है कि इसे पी एंड एल अकाउंट में कैसे शो किया जाता है। मैं बात करने वाला हूं पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम्स की। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती हैं? पिछले साल की भूल की वजह से, भूल मतलब ओमिशन की वजह से, या पिछले साल की गलती की वजह से इस साल कोई इनकम या फिर कोई खर्चा बन जाता है, तो उस इनकम और खर्चे को अलग से शो करना होगा और इस तरह शो करना होगा कि उसके इंपैक्ट प्रॉफिट पर नजर आए, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट नजर आए। दोबारा, पिछले साल की भूल या गलती की वजह से कोई इनकम या एक्सपेंस बनता है, उसे अलग से शो करना होगा और इस तरह से शो करना होगा कि उसके इंपैक्ट प्रॉफिट पर साफ साफ नजर आए। मैं भी दिखाऊंगा कैसे नजर आए, क्या नजर आए, एक एक बात की डिस्कशन करेंगे। आप सोचो, पहली बात तो पिछले साल भूल या गलती होनी चाहिए। अगर पिछले साल भूल या गलती नहीं होती तो नहीं। जैसे मैं बताता हूं, गलती की बात बताता हूं। मैं पिछले साल स्टॉक काउंट कर रहा था, 4,000 रुपए की, 4,000 का टोटल गलत कर गया। मतलब मैं पिछले साल देख रहा था 4,000 का स्टॉक, 3,000 का स्टॉक, 5,000 का स्टॉक, टोटल 5 और 3 8 और 4 12, मैं कर गया 8। मैं टोटल में स्टॉक की गिनती करना भूल गया इस साल। गलती हो गई या नहीं हो गई? अगले साल आके इसकी गलती का पता चला कि 4,000 का स्टॉक लिखना भूल गया था, अब इस साल लिखूंगा। जब मैं 4,000 का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इस साल लिखूंगा तो या तो मेरी इनकम बनेगा या खर्चे पे इफेक्ट डालेगा वो, हाँ या ना? भाई ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करूंगा कुछ, तो मेरी इनकम और खर्चे पर इफेक्ट डालेगा। ये पिछले साल की गलती है कि मैं स्टॉक की काउंटिंग में 4,000 लेना भूल गया था, गलती से रह गया था, गलती है ये। और दिखाता हूं, पिछले साल मैंने लेना था 4,000, 3,000, 5,000, गलती से 4,000 2 बार ले गया। मैंने कह दिया 8 और 8 16,000। मेरी बात समझ में आ गई? 4,000 लेना तो एक बार था, गलती से 2 बार ले बैठा। इससे इस साल के प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? यस। आखिरी में कोई गलती हुई है और उस गलती की वजह से इस साल के प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ता है। मैं और भूल की बात करता हूं। 4 पेज थे जिन पे स्टॉक के बारे में लिखा हुआ था। एक पर लिखा हुआ था 1,000 रुपए का स्टॉक, एक पे 2,000 रुपए का स्टॉक, एक पे 3,000 रुपए का स्टॉक, एक पे 1,000 का स्टॉक। मुझे सारों को जोड़ना था। हुआ यूं, मैं 2 पेज देखना ही भूल गया, मैं सिर्फ 2 ही पेज देख पाया। यह पुरानी भूल है। इस भूल की वजह से इस साल के इनकम और एक्सपेंस बन रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई है? मैं वेजेस डाल रहा था पिछले साल, भूल ही गया वेजेस को लिखना। इस साल पता चला पिछले साल की वेजेस भूल गया था, अब वो इस साल खर्चा बनेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये भूल है। मैं वेजेस पिछले साल टोटल कर रहा था, 4,000 रुपए कर दी, वैसे थी वो 5,000। यहां पे आके पता चला वो 1,000 की वेजेस पिछले साल गलत कर दी थी। पिछले साल की गलती की वजह से इस साल मेरे इनकम और एक्सपेंस बन रहे हैं। चलो और बात करता हूं। पिछले साल तक मैं किराया दे रहा था 1,000 रुपए महीना। इस साल पता चला मालिक आया, कहता किराया तो जी 1,200 रुपए होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज से 1,200 दे देते हैं। कहता आज से नहीं, पिछले साल का किराया भी 200 रुपए बढ़ाकर इस साल 200 रुपए किराया और दिया। बताओ ये पिछले साल की आइटम है या नहीं है? यस।
अब बताओ ये पीपीआई है या नहीं है? नहीं है। पिछले साल कोई गलती हुई है, पिछले साल कोई भूल हुई है? ये तो चेंजेस हुए हैं। पिछले साल ना तो ये कोई गलती है ना कोई भूल है, ये पीपीआई नहीं है। पिछले साल या तो गलती होनी चाहिए या पिछले साल भूल होनी चाहिए। आप देखो, पिछले साल तक सैलरी 1000 रुपए महीना थी, इस साल की सैलरी सारे जने इकट्ठे होके आगे कहते 1500 रुपए सैलरी लेंगे, मैंने दे दी, कहते आज से नहीं लेंगे, पिछले सालों से लेंगे, नहीं तो हड़ताल करेंगे। मुझे 500 रुपए सैलरी पे करनी पड़ी पिछले साल की, मैंने पिछले साल के 2000 टोटल हो गए। अब बताओ ये पिछले साल की आइटम है या नहीं है? है। तो क्या पीपीआई है या नहीं है? ना। पीपीआई तब बनता अगर ये पुरानी भूल होती या पुराने टाइम में गलती होती। पुराने टाइम की भूल और गलती के कारण इस साल इनकम और एक्सपेंस बने, तभी पीपीआई बनेंगे और उनको ऐसे शो करेंगे कि उनके इंपैक्ट प्रॉफिट पर नजर आए। अभी मैं बना के दिखाऊंगा इंपैक्ट कैसे दिखाते, क्या दिखाते, अभी तो बता रहा हूं पीपीआई है भी के नहीं है। मैंने इसमें एग्जांपल दे दिया आपको। अरियर्स ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब पुरानी सैलरी इस बार बढ़ गई, तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये मेरी ओमिशन नहीं है। ओके, मेरी अरियर्स ऑफ रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट का यही मतलब है पुराने टाइम का रेंट आज बढ़ा कर दिया, तो इसका ये पुराने साल की ना तो कोई भूल है ना ये पुराने साल की कोई गलती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने यही बताया पुराने साल की भूल और गलती के कारण ऐसा हो। कोई डाउट किसी को? पक्का? अगली बात पूछता हूं मैं, और मैंने भूल और गलती का एग्जांपल तो दे दिया ना आपको, और एग्जांपल देता हूं। देखो, पिछले साल एक लैंड खरीदी थी, लिखना भूल गया, अब तो भूल है। देखो, इस साल पता चला हो लैंड तो रह ही गई थी, मैंने इस साल लैंड लिखी, बताओ ये पीपीआई है या नहीं है? पहली बात तो देखो, ये पुराने साल की आइटम है, यस। भूल के कारण है, यस, पर ये पीपीआई नहीं है, क्योंकि इस साल या तो इनकम बनना चाहिए या खर्चा बनना चाहिए। लैंड क्या बनेगी आपकी? एसेट्स बनेगी। हाँ, लॉस बाय फायर पिछले साल लिखना भूल गया था, तो वैसे तो जो लॉस बाय फायर है ना, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी वैसी सेपरेट डिस्क्लोजर है उसका, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ऐसे ले लो, पिछले साल भूल गया था, इस साल लिखा, तो पिछले साल की भूल है, इस साल खर्चा बनेगा, पीपीआई है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पीपीआई का मीनिंग जल्दी बताओ क्या है? पिछले साल की भूल या गलती के कारण, एरर या ओमिशन के कारण इस साल कोई इनकम या एक्सपेंस बनता है, तो वो क्या कहलाएगा? पीपीई, पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम्स। उनको इस साल अलग से दिखाना है और इस तरह से दिखाना है कि उसके प्रॉफिट पे इंपैक्ट नजर आए। पता कैसे दिखाते हैं हम? मान लो मेरी सेल हुई 1000 रुपए की, मेरे खर्चे हैं 400 रुपए के, मेरे प्रॉफिट 600 रुपए के, मैं यहां पे अलग से दिखाऊंगा प्रायर पीरियड आइटम। पिछली बार का 50 रुपए का घाटा है, तो मेरे प्रॉफिट बचे 550। मुझे 50 रुपए का पिछली बार प्रायर पीरियड का प्रॉफिट है, तो मैं दिखाऊंगा मेरे प्रॉफिट हुए 650, ये 550, 650। इस तरह से अलग दिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट पर उसके इंपैक्ट नजर आ सके लोगों को। आप पहले निकालोगे प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम्स, उसके बाद ऐड या लेस होंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसके इंपैक्ट प्रॉफिट पर नजर आने चाहिए, दिखने चाहिए साफ साफ, इसकी वजह से कितने प्रॉफिट बढ़े या घटे हैं, ताकि डिसीजन मेकर को हेल्प हो सके। क्या? पहले लिखवाता हूं प्रायर पीरियड आइटम्स, फिर इसके एग्जांपल लिखवाता हूं। थ्योरी में आ जाओ, लिखते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स,
prior period items. These are income or expenses. पहली बात तो ये क्या होने चाहिए, इनकम और एक्सपेंसेस that arise in current period, जो कौन से पीरियड में उत्पन्न हुए हैं, इस साल में, as a result of error or omission in preparation of the financial statement of one or more prior periods. मेरी बात समझ में आ गई? हम पिछले एक या एक से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना रहे थे, तब गलती या भूल के कारण इस साल इनकम या एक्सपेंस अराइज होते हैं, उसे प्रायर पीरियड आइटम कहते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ गई? सोच लो, पक्का दोबारा देख लो. दीज आर इनकम एंड एक्सपेंस दैट अराइज in current period as a result of error or omission in preparation of financial statement of one or more prior periods. पुराने टाइम की एक या एक से ज्यादा सालों वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, एक साल हो गए या उससे पिछले कई सालों वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, उसमें कोई गलती या कोई भूल हो गई है, इस कारणवश इस साल इनकम या खर्चे बन रहे हैं, तो वो मेरी प्रायर पीरियड आइटम कहलाएंगे. अब डिस्क्लोजर. सेपरेट डिस्क्लोजर इन द पी एंड एल अकाउंट. पी एंड एल अकाउंट में इसको अलग से दिखाएंगे, अलग से हेडिंग बनेगी इसकी. इन ए मैनर, इस तरीके से बनाएंगे, डेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, ऑन इंपैक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट रिट्रीव्ड. साफ साफ दिख सके, साफ साफ प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट दिख सके. कैसे लिखे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितनी सेल है मेरी, अदर इनकम कितनी है, ये तो टोटल इनकम आ गई, टोटल रिवेन्यू आ गया ना. उसके बाद एक्सपेंसेस, ये ए हो गया रिवेन्यू, एक्सपेंसेस बी हो गए. प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ए माइनस बी. इनमें से ये प्रॉफिट निकल आया, माइनस प्रायर पीरियड आइटम्स या प्लस प्रायर पीरियड आइटम्स. इनकम होगी तो ऐड हो जाएगी, और लॉस हो गए तो पता चल जाएंगे. फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तब आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको ये अलग से दिखाने हैं ताकि इनका प्रॉफिट पे इंपैक्ट नजर आ सके. एरर कैसी हो सकती है? मैथमेटिकल एरर हो जाए,
लिख लेते हैं एरर में भी, एरर कौन कौन सी सकती हैं? एरर में भी मैथमेटिकल एरर, मिसएप्रोप्रिएशन, मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगा दी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, एक आदमी कह रहा था ब्याज, मैंने लिख दिया ब्याज लिया, जबकि वो कह रहा था ब्याज दो। मैं उस टाइम फैक्ट ही नहीं समझ पाया, वो सिर्फ ब्याज समझते, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट हो गई। मेरी बात समझ आ गई? तो गलती किसी तरह की भी हो सकती है, मैथमेटिकल एरर हो सकती है, एप्लीकेशन ऑफ मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी थी, इनकम बनानी थी, गलती से खर्चा बना बैठा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट, मैं फैक्ट ही ढंग से नहीं समझ पाया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट हो गया। एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने इसमें जो जो आपको समझाए हैं। आ जाओ, कितने नंबर एग्जाम्पल पे पहुंच गए? 7 एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 7, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड फाइंड दैट स्टॉक शीट ऑफ 31/3/2019 have included twice an item। नीरज और मुस्कान लिमिटेड ने पाया 31/3/2019 में स्टॉक की आइटम में 2 चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। एक आइटम 2 बार इंक्लूड कर दी गई है। एडवाइज कंपनी हाउ टू शो इन फाइनल अकाउंट एज ऑन 31/3/20। 31/3/20 के फाइनल अकाउंट में कैसे शो करोगे इसे? कौन सी आइटम हो गई ये? अब बताओ, 31/3/19 में 2 बार स्टॉक काउंट कर लिया, तो क्या हो गई ये? गलती। कौन से साल की? 19 की। ठीक कौन से साल में करनी है? 20 में। इस साल इसकी वजह से क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा भाई, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा ना, खर्चा बढ़ेगा। अगर खर्चा बढ़ेगा तो ये प्रायर पीरियड आइटम्स है। कैसे डिस्क्लोज करेंगे? सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे, इस तरह से डिस्क्लोज करेंगे प्रॉफिट पे इंपैक्ट नजर आए। इसी में एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड finds that 2 pages containing stock detail of 31/3/19 not included advise company how to show in final account as on 31/3/20। आप बताएंगे 31/3/20 के फाइनल अकाउंट में कैसे करेंगे? क्या हुआ है? 31/3/19 का स्टॉक था, 2 पेज देखना भूल गया भाई, ने फाइंड दैट 2 पेजेस कंटेनिंग स्टॉक डिटेल 31 नॉट इंक्लूडेड लिखना भूल गया। अब कौन से साल में पता चल रहा है? इस साल में। गलती है पिछले साल की, भूल है पिछले साल की, इस साल पता चल रही है। तो क्या करूंगा मैं? प्रायर पीरियड आइटम कहूंगा और सेपरेट डिस्क्लोजर दूंगा इसके।
थर्ड पार्ट, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड finds that opening stock under stated मतलब कम दिखा दिया, बाय ₹3 लाख ड्यू टू रोंग काउंटिंग। सॉरी, पता चला 3 लाख रुपए कम टोटल हो गया पिछले साल स्टॉक का। अब एडवाइज द कंपनी, आप कंपनी को एडवाइज दो। मैंने 3 केस इकट्ठे ही कर दिए, तो क्या एडवाइस दोगे? ये पीपीआई है, इसके सेपरेट डिस्क्लोजर होने चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आप कैसे कहोगे? सॉल्यूशन, दिस इज एरर और ओमिशन इन 31/3/19। ये एरर और ओमिशन 31/3/19 में। इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइज इन 31/3/20। हाँ या ना? भूल हुई या गलती हुई 19 में? ये इनकम और एक्सपेंस है, सो डेट इज पीपीआई, इसलिए ये प्रायर पीरियड आइटम्स हैं। कोई डाउट बच्चों? ये प्रायर पीरियड आइटम्स है, ये प्रायर पीरियड आइटम्स है। आगे लिखेंगे सेपरेट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट in a manner effect on profit can be retrieved। इस तरह से दिखाएंगे कि इनके प्रॉफिट्स अलग से नजर आ सके। एक एग्जांपल और लिखते हैं, समझ में आ गया? 7th एग्जाम्पल नंबर 8, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड पेड रेंट इन 18-19। नीरज और मुस्कान लिमिटेड ने 18-19 में रेंट पे किया ₹8,000 पर मंथ, 8,000 रुपये महीना। बट इन 19-20 कंपनी पेड रेंट 10,000 पर मंथ। कंपनी in 1920 also paid rent ₹2,000 per month for last year due to retrospectively change। बात समझ में आ गई? नीरज और मुस्कान लिमिटेड ने 18-19 में 8,000 रुपये महीना किराया दिया, पर 19-20 में कंपनी ने पे किया रेंट 10,000 रुपये पर मंथ। कंपनी ने 19-20 में 2,000 रुपये पर मंथ रेंट लास्ट ईयर का भी पे किया ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज, मतलब पुराने टाइम से चेंज हो गया है। तो आप मुझे बताएं ये पीपी है या नहीं है? शो ट्रीटमेंट, सॉल्यूशन, जल्दी। तो दिस इज नॉट पीपीई, पीपीई कह रहा हूं मैं, 12 पीपीआई। पीपीई तो कुछ AS10 है, पीपीआई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है ये। क्यों? दिस इज नो एरर
और नो ओमिशन इन 31/3/19। ये ना तो कोई एरर है और ना ही कोई ओमिशन है। बात समझ में आ गई? पक्का? ये पीपीआई है नहीं, कोई सेपरेट डिस्क्लोजर होंगे या नहीं होंगे, अब ये नॉर्मल आइटम हो गई है, ऑर्डिनरी आइटम हो गई है। ऑर्डिनरी आइटम में देखो क्या स्पेशल में आती है, स्पेशल में आती तो एक, लेकिन वो ये वाले चेंजेस नहीं आते, गवर्नमेंट चेंजेस किए वो आते हैं। रेंट कोई गवर्नमेंट तो चेंज करती है। अब इसके नेचर पर, इसकी अमाउंट पर, साइज ऑफ बिजनेस पर, इन सब पर डिपेंड करेगा इसका सेपरेट डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और लिखते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। एग्जांपल नंबर 9। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड परचेज लैंड इन लास्ट ईयर ₹1 लाख। नीरज मुस्कान लिमिटेड ने पिछले साल 1 लाख रुपए की लैंड ली थी, बट नॉट रिकॉर्डेड इन लास्ट ईयर, पर पिछले साल लिखी नहीं। डेट इज पीपीआई और नोट। ये पीपीआई है या पीपीआई नहीं है? सॉल्यूशन क्या लिखूं? नो पीपीआई। क्यों? ये एरर ऑफ ओमिशन तो है, बट इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं है। डेट इज नॉट पीपीआई, नॉट पीपीआई, बिकॉज error or omission in last year, yes है। इनकम और एक्सपेंस इन करंट ईयर, नो, ये तो एसेट्स है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? बस आज इतना ही करते हैं। मुझे पीपीआई के बारे में थोड़ी सी और एग्जांपल बताऊंगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी बनाऊंगा। बाद में मैं आपको मिक्सर करने वाला हूं, मैं आपको केस दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप बताओ ये पीपीआई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि जी ठीक है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी में इनके डिस्क्लोजर रिक्वायर है, पीपीआई इसे कहते हैं, पीपीआई का कैसे डिस्क्लोजर करते हैं, वैसे 4-5 बातें बतानी है बस। उसके बाद ये खत्म। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लेकिन रिवीजन रोज सुबह उठकर एएस को पढ़ा करो, रोज रूटीन में। ओके बच्चों, बाय बाय।